जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर खान। आप रिसर्चर हैं और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं विद रशिया और यूरोप, उसको बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। तैमूर, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे मदऊ करने के लिए। थैंक यू। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान रशिया से तेल लेना चाहता है, लेकिन तेल पहुंच नहीं पा रहा। रिसेंटली पता चला एक जहाज़ आया, फिर पता चला कोई एलएनजी आ रही है, जबकि हमारे मुकाबले में इंडिया तो अरबों डॉलर का तेल ले चुका है। सो हम क्यों नहीं रशिया से वो तेल ले चुके, जबकि अमेरिकन ने कहा है कि आई थिंक पता नहीं 50 या 60 डॉलर पर बैरल पे हम वो ले सकते हैं। सो क्या वजूहात हैं, हम क्यों रशिया से तेल की एक्सेस नहीं हासिल कर पा रहे, जबकि हमें तो ईंधन की बड़ी ज़रूरत है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने रशियन ऑयल के ऊपर एक प्राइस कैप लगाया हुआ है जो कि $60 फी बैरल के हिसाब से वो प्राइस कैप जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन रशिया ने इससे भी सस्ते दामों के ऊपर जो है वो अपना क्रूड ऑयल मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट कर चुका है। फॉर इंस्टेंस उसका जो लोवेस्ट लेवल के ऊपर या लोवेस्ट प्राइस के ऊपर जो उसने अपना क्रूड ऑयल फी बैरल अगर बेचा है तो वो $51 तक भी जा चुका है, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने भारत और चाइना को बेचा है और टर्की को भी उसने बेचा है $51 फी बैरल के हिसाब से। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर रशिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया और ऑयल प्राइस कैप के नीचे हमने पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस प्राइस कैप के नीचे रशिया से ऑयल खरीदता तो वो नेचुरली सेकेंडरी या प्राइमरी सैंक्शंस का शिकार हो जाता बाय द यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्टर्न वर्ल्ड। तो हम लोगों ने भी उनसे सस्ते दामों तेल नहीं लिया, हमने एग्जैक्टली उस प्राइस कैप के हिसाब से या फिर उसके ऊपर हम लोगों ने उससे तेल प्रोक्योर किया। और जहां तक आपका दूसरा सवाल का आपके सवाल का जो हिस्सा था कि पाकिस्तान क्यों एक रेगुलर बेसिस के ऊपर बड़ी मिकदार में रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा, तो वो सबसे पहले तो हमारी अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि सबसे पहले तो हमारे जो ड्विंडलिंग डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं डॉलर के अंदर, वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा ये कि जो हमारा जो लोकल करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, उसकी डिप्रिसिएशन है अगेंस्ट द डॉलर। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो थी कि हम ये रशियन तेल की जो खरीदारी है उसके लिए हम पे किस तरह करेंगे, हम लोग उसके लिए अदायगी किस तरह करेंगे। तो वो मुख्तलिफ कंसल्टेशन हमारी रशियंस के साथ चलती रही और बाद में ये तय पाया कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज युआन के अंदर रशियन ऑयल की पेमेंट करेगा, जिसके लिए फिर पाकिस्तान ने चाइनीज स्टेट बैंक के अंदर एक एलसी ओपन की और उसके अंदर जो है वो पेमेंट जमा करवाई और वो पेमेंट पहले रशिया को दी गई, जिसकी बाद फिर दो खेप जो थी रशियन ऑयल की, पहले 45,000 मीट्रिक टन तेल पाकिस्तान की कराची की बंदरगाह पे आया और फिर कुछ हफ्तों बाद 50,000 मीट्रिक टन का जो ऑयल है वो पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन इसकी इरेगुलरिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है वो हाइड्रोस्किमिंग रिफाइनरीज हैं और वो इस वक्त वो एपरेटस और वो स्पेसिफिकेशंस नहीं रखती जो रशियन क्रूड ऑयल को एफिशिएंटली रिफाइन कर सके, जिसकी वजह से हम लोग फर्नेस ऑयल की तादाद ज्यादा पैदा कर रहे थे और जिसकी वजह से हमारी जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं उनको अपनी ऑप्टिमम जो आउटपुट है उनको कम करना पड़ा और जो हमारी लोकल डिमांड थी उसको हम सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और अल्टीमेटली ये सौदा या ये रिफाइनमेंट जो थी रशियन क्रूड की हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही थी या इकोनॉमिकली वाइबल साबित नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें ये सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा। तो ये इसकी मेन वजह थी। तो तैमूर साहब, फिर इसका मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेके अभी जो पिछली पीडीएम की हुकूमत है, जो कह रही थी बस रशिया से तेल आ रहा है, तेल आ रहा है, सो दैट वाज ऑल फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस, लेकिन रियलिटी में हमारी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल जी, देखिए सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी अपनी इनकैपेसिटी का है और हमारी जहां तक सियासी बयानात का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के बयानात दिए जा रहे थे, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी या पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, तो मेजॉरिटी इनका ताल्लुक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से था और प्रैक्टिकलिटी से इसका इतना लेना देना नहीं था। जो असल मसला है वो पाकिस्तान की कैपेसिटी का है, हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम रशियन क्रूड को, जो कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंडिकेटर ग्रेविटी, एपीआई ग्रेविटी जिसको बोलते हैं,
वो 31 से 33 डिग्रीज के दरमियान रशियन क्रूड का आता है, और हमारी रिफाइनरीज में इस ग्रेड के, इस डिग्री के एपीआई ग्रेविटी के ऑयल को रिफाइन करने की साख ही नहीं है। और इसको अपग्रेड करने के लिए अभी जो न्यू ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अभी लॉन्च की है, उसके अंदर ये अभी इस चीज का जिक्र हुआ है कि पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा, जिसके अंदर वो डीप कन्वर्जन जो रिफाइनरी है उसको लगाने की वो बात कर रहे हैं, और जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दो जो अपग्रेडेशन करने की जो बातें हो रही हैं एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज की, वो भी उस चीज के अंदर हाईलाइट की गई हैं। तो अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तानी हुकूमत अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेगा, अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं करेगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस को अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं लाएगा, तो ये जितने भी बयानात हैं ये सिर्फ सियासी हद तक ही रहेंगे, और उसका एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी से कोई वो नहीं रहेगा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो तैमूर साहब ये बताइएगा कि इंडिया की इस हवाले से क्या कैपेसिटी है? कहा जाता है कि 40 अरब डॉलर से ज्यादा का तो सिर्फ उन्होंने तेल इंपोर्ट किया है, और ये भी पता चला जी है कि जो इंडियन तेल है वो तो न्यूयॉर्क तक पहुंच गया है। अब जी इंडियन देखिए, रशियन तेल न्यूयॉर्क पहुंच गया विद रिफाइंड बाय द इंडियंस। तो उनके जी पास बिल्कुल कैपेसिटी है, पहले भी वो इंपोर्ट करते रहे हैं रशिया से। बिल्कुल। देखिए, जहां तक आपको इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप का ताल्लुक है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज रिलेशनशिप रही है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 5 दहाइयों से भी ज्यादा की क्लोज रिलेशनशिप उनकी आपस में रही है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ टेक्निकल फील्ड्स के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत ही हाई लेवल के ऊपर टेक्निकल कोऑपरेशन जो है वो तवातर से जारी रखी है। तो रशिया, तो इंडिया के पास या उसकी ऑयल रिफाइनरीज के पास डेफिनेटली इस तरह की रिफाइनमेंट की कैपेसिटी है कि वो रशियन क्रूड को वो एफिशिएंटली जो है वो उसको रिफाइन कर सके। स्पेशली जो 2 रिफाइनरीज हैं, एक जमुनानगर की, और जमुनानगर जो राजस्थान के अंदर है, और दूसरी वादेनार की जो रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि वो भी राजस्थान के अंदर ही है, और वो जमुनानगर की रिफाइनरी से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर है। ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरीज हैं जो कि हर किस्म के खाम तेल की रिफाइनमेंट को पॉसिबल कर सकती हैं, और एफिशिएंटली जो है वो लाइट वेरिएंट्स जो है, जो कि हाईली वैल्यूएबल होते हैं, उनकी ज्यादा मिकदार प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लो सल्फर कंटेंट। तो बिल्कुल इंडिया के पास वो कैपेसिटी है, और जो इंडिया की जो जमुनानगर की जो रिफाइनरी है, उसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो पर डे 1.2 मिलियन बैरल्स जो है वो खाम तेल को रिफाइन कर सकती है। और वहां पे जो उनका पोर्ट ऑफ सिक्का है, जो कि राजस्थान का पोर्ट है उनका, वो इस वक्त दुनिया का मेजर रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पॉइंट बना हुआ है, और मेजर एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल पॉइंट भी बना हुआ है, जहां से इंडिया से रशियन रिफाइंड खाम तेल जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, प्राइमरीली टू यूरोपियन यूनियन एज वेल एज अमेरिका। तो तैमूर ये बताइएगा हमें कि ये जो आपने ये तो बता दिया कि उनकी कैपेसिटी भी है। ये जो रिसेंटली G20 के दौरान ये बात चली, क्योंकि आप यूरोप और ये कनेक्टिविटी को बड़ा करीब से पढ़ते भी हैं और इस पे आपने रिसर्च भी काफ़ी की है। ये बताइएगा कि ये जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, ये किस हद तक एक वायबल आइडिया आपको नज़र आता है? कि और सारी बात है इसमें, आज बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और डॉक्टर जयशंकर की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है स्टेट डिपार्टमेंट, उसमें भी इसका जिक्र दोबारा किया है। आपको क्या लगता है ये जो है रूट, इसको किस तरह इंडियंस जो हैं वो इसको मटेरियलाइज करेंगे, या आपको लगता है कि ये एक ख्याली पुलाव है, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि ये इट्स वर्थ लुकिंग एंड इट्स वर्थ इट्स वर्केबल प्रोजेक्ट। देखिए, इट मेनली ये जो प्रोजेक्ट है जो कि अभी G20 के अंदर जिसका जिक्र अभी आपने किया, इसकी देखें, जहां तक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का ताल्लुक है, तो अगर देखा जाए तो इट इज प्लॉजिबल, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, ये इसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, वो डिपेंड करता है कि इन मुल्कों के अंदर कितनी पॉलिटिकल विल है कि वो इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली एग्जीक्यूट करे। ये प्रोजेक्ट बेसिकली, जिस तरह कि आपको इल्म होगा कि इससे पहले भी अमेरिका ने इससे एक सिमिलर मिलता जुलता प्रोजेक्ट दिया था, B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ताकि वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को एक कंपटीशन दे सकें, या उसके अल्टरनेट दुनिया को एक जो है एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर कर सकें, ताकि चाइना की सिग्निफिकेंस को कम किया जा सके अमेरिका और उसके एलाइज के थ्रू। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो उसकी फंडिंग की थी और पॉलिटिकल विल की थी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्टनर कंट्रीज को शामिल किया गया था, प्राइमरीली जो यूरोपियन मेंबर्स थे,
उनके अंदर इतनी पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्योंकि उनके अपने इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा बाकी प्रोडक्शन के जो इंटरेस्ट थे वो चाइना के साथ अलाइन थे। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता जो मल्टीपोलैरिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है, तो अमेरिका अब मुख्तलिफ किस्म के और प्रोजेक्ट्स के थ्रू ट्राई कर रहा है कि वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को रिडंडेंट कर सके या उसको इनसिग्निफिकेंट कर सके और अपनी जिसको बोलते हैं अपनी अहमियत को जो है वो दोबारा से दुनिया के अंदर उजागर कर सके। तो और ये प्रोजेक्ट उसकी एक कड़ी मुझे नजर आती है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैग्मेटिकली अगर इस सारी चीज का असेसमेंट करें तो ये बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि इसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी इश्यूज हैं कि इसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा, इसके जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स की हैंडलिंग किस तरह करेगा, इसके लॉजिस्टिक्स जो हैं उनकी डिटेल्स किस तरह हैश आउट होंगी। बहुत सारा कुछ है, देयर आर सेवरल रोड ब्लॉक्स। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, इट इज वेरी मच डूएबल। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन जितने भी इनके मेंबर स्टेट्स हैं या जितने मुल्कों में से ये प्रोजेक्ट जो गुजरेगा उनके अंदर कितनी पॉलिटिकल विल है कि वो इसको कितनी हद तक बेहतर तरीके से फाइनेंस कर पाएंगे या इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अपने जितने भी डाइवर्जिंग उनके इंटरेस्ट हैं उनको वो अलाइन कर पाएंगे या नहीं अलाइन कर पाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी इलाकाई ममालिक हैं जिनके अपने तहफुजात हैं, जिस तरह टर्की है उसकी भी बहुत बड़े तहफुजात हैं इस प्रोजेक्ट को लेके कि प्रेसिडेंट एर्दोगान ने भी रिसेंटली कहा था कि टर्की के बगैर इस तरह का प्रोजेक्ट मटीरियलाइज हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह के एक रोड ब्लॉक्स भी हैं। उसके अलावा जितने पोर्ट्स जिनका जो कि इनिशियल मैप जो कि निकला है, ऑल्दो वो ऑफिशियल मैप नहीं है, लेकिन फिर भी उस मैप के अंदर भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन जब ऑफिशियल मैप आएगा तो उसके अंदर इसकी प्रॉपर डिटेल्स हमारे सामने आएंगी। लेकिन जो इनिशियल मैप आया उसके अंदर जो पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी उन पोर्ट्स की जो एक्चुअल ओनरशिप है, स्पेशली जो यूरोपियन इटालियन पोर्ट्स हैं, वो चाइनीज कंपनीज के अंडर हैं। तो हाउ विल दोज details also work out, we are yet to see that। तो बिल्कुल इसके अंदर रुकावटें बहुत हैं, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है और वक्त ही हमें बताएगा कि ये कितने हद तक ये इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अच्छा तैमूर साहब, ये बताएं कि एक हमने एक और कॉरिडोर सुना था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम पीट्सबर्ग रशिया से लेके नीचे इधर आता है, इंडिया मुंबई तक शायद आता है। उसकी साथ में ईरान एंड ब्लैक सी शायद बीच में, उसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है? और वो ज़रा बताइएगा, क्या वो रिसेंटली हमने सुना था उस पर कुछ ट्रेड इंडिया जो है वो कर रहा है? सिंस यू वॉच रशिया वेरी केयरफुली एंड यूरोप केयरफुली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, क्या इसकी जो है वो क्या एक प्रैक्टिकल कॉरिडोर है, एक प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, चल रहा है? क्योंकि उसमें भी जिसमें समंदर ज़मीन के आता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी जो सिर्फ समंदर हो या ज़मीन हो। हाउ डू यू मेक ऑफ दैट? उसके हवाले से ज़रा हमें बताएं। जी बिल्कुल, बहुत ही मौजूद सवाल पूछा आपने। जहां तक ये नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का सवाल है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इनिशियल जो कार्गो है वो मई सन 2022 के अंदर इसका एक इनिशियल कार्गो जो है वो रशियन पोर्ट से ऑलरेडी थ्रू कैस्पियन सी ईरान के थ्रू होते हुए चाबहार से निकल के गोवा के पोर्ट के ऊपर लैंड भी कर चुका है। गोवा या मुंबई, कमी बेशी माफ, गोवा या मुंबई के पोर्ट के ऊपर वो पहला कंसाइनमेंट जो है वो लैंड भी हो चुका है। तो ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है और ये कंप्लीट होने की जो इसकी तवक्को है वो सन 2023 के आखिर तक है या सन 2024 के शुरू के या फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इसको कंप्लीटली या फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। और इसके थ्रू ट्रेड ऑलरेडी हो रही है टेस्ट बेसिस के ऊपर। और जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि मई सन 2022 के अंदर इसका एक टेस्ट ट्रायल हो भी चुका है, जिसके अंदर रशिया से जो ट्रेड कार्गो है वो इंडिया की बंदरगाहों तक पहुंच भी चुका है। तो ये बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट है और इससे बिल्कुल टाइम लॉजिस्टिक्स को पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह ही इसको फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर कि फिर उसी हिसाब से ये लोग जो है वो अपनी डिफरेंट फैसिलिटीज को जो है वो अपग्रेड करते रहेंगे और उसके अंदर ट्वीकिंग करते रहेंगे और इसको फर्दर स्मूथ करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो ट्रांजिट है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरी रिसर्च का ताल्लुक है, ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये बहुत ही वायबल है तीनों ममालिक के लिए, जो कि इसके अंदर शामिल है प्राइमरीली रशिया, ईरान एंड इंडिया। और ये वक्त के साथ साथ अगर इसी तरह ये तीनों ममालिक इसके ऊपर काम करते रहे तो ये फर्दर एफिशिएंट होता जाएगा। अच्छा तैमूर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ चीन के साथ ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके अलावा पाकिस्तान किसी कोई ट्रांसनेशनल जो कनेक्टिविटी में शामिल है,
या अगर नहीं है तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास हैं या कोई वायबल चीज़ है या कोई इज देयर एनीथिंग ऑन द कार्ड? हम अक्सर सेंट्रल एशिया की बात सुनते हैं, वो किस हद तक कुछ उसके बारे में बताएं इफ यू नो एनीथिंग। जी, देखिए पाकिस्तान के डिस्पोज़ल पे तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह के ट्रांज़िट और कनेक्टिविटी और एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि काफ़ी दहाइयों से जिनका ज़िक्र हो रहा है, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रहे, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे। जिस तरह जिसमें कासा 1000 का जो एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट है, फिर उसके अलावा जो टापी का जो प्रोजेक्ट है, वो अभी तक मटीरियलाइज़ नहीं हो सका, हालाँकि वो भी बहुत बड़ा एनर्जी का कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है। फिर उसके अलावा ये जो उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो ट्रेन रेलवे नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट था, वो बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। जिस तरह हमारे प्रीवियस आर्मी चीफ ने अपनी एक पॉलिसी में भी ज़िक्र किया था कि हम लोग नॉर्थ और साउथ कनेक्टिविटी की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और अच्छे मौके हैं कि वो ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी की भी बात करे। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल्दो इंडिया के साथ इस वक़्त पाकिस्तान के वो बायलैटरल रिलेशंस के या दो तरफ़ा ताल्लुकात की वो कंडीशन या वो हालात नहीं है कि हम लोग उनके साथ कंप्लीट ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की बात करें। लेकिन अगर इंडिया को हटाकर भी हम लोग अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ कनेक्टिविटी को देखें तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और जो कनेक्टिविटी और ट्रांजिट कॉरिडोर्स हैं, उनके मौके हैं हमारे पास। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ का ज़िक्र यहाँ पे करना चाहूँगा जो कि बहुत अहम है कि इसमें भी पाकिस्तान की अपनी कैपेसिटी, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो नेशनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, उसका जो क्या कहते हैं, उसका बेहतर होना और उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को और अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल नहीं करता एमिकेबली, तब तक हम कोई भी इस तरह का जो प्रोजेक्ट है उसको हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट या मटेरियलाइज़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो तब तक हमारे मुल्क के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको अपने प्रोजेक्ट की फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लीगल सिक्योरिटी और उसके बाद पॉलिटिकल सिक्योरिटी की श्योरिटी ना हो। तो जब तक हम ये चीज़ें इंश्योर नहीं करेंगे, तो कोई भी प्रोजेक्ट ऑन पेपर तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जिस तरह आपने देखा कि जी ईरान के साथ जो हमारा ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, जो कि रिसेंटली अभी कहा गया है कि सेनेट की जो सेनेट का पैनल है फॉरेन रिलेशंस का, उन्होंने अभी डिमांड की है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि वो हम उनको बताएं कि जी क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो उसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है कि कौन-कौन से फैक्टर्स उसमें शामिल हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो जिस तरह के मैंने पहले ज़िक्र किया कि अनलेस एंड अंटिल हम वो प्रीरेक्विजिट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की प्रीरेक्विजिट्स फुलफिल नहीं करते, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम कनेक्टिविटी का ऑन कर भी लें, वो अपने पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकेगा। तैमूर साहब, एक आखिरी सवाल बताएं, ये जो हम वापस वही रशियन ऑयल एंड गैस पे, जी। चाइनीज पैसे देने को तैयार हैं पर हमारी कैपेसिटी नहीं है। आपको लगता है कि कोई रास्ता इसमें है? अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें डॉलर बचाने हैं, जारी बात है हमारे पास डॉलर की लिक्विडिटी नहीं है, और अगर एक मुल्क कह रहा है कि जी ठीक है हम हमारी करेंसी इस्तेमाल कर लें तो आप रशिया से तेल ले लें, आपको लगता है कि रशिया इस हवाले से कोई पाकिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहा है, कोई रिफाइनरी के हवाले से, या हमने कोई रशिया से इस हवाले से कहा है, या चाइना के से कोई सी पैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास ताकि हम इस ये जो तेल है इसको कॉन्टिन्यूसली खरीद सकें? देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपका है कि चाइनीज़ करेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखिए पाकिस्तान को कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो चाइनीज़ करेंसी में डील करे। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक़्त चाइनीज़ करेंसी के रिज़र्व्स नहीं है और चाइना की अपनी एक स्टेट पॉलिसी है कि वो किसी भी ऐसी फ्रेजाइल इकोनॉमी के अंदर अपने रिज़र्व्स डंप नहीं करता, जिसके अंदर उसको ये खतरात हों कि उसकी जो रिज़र्व्स हैं, उनको कोई इंस्टेबिलिटी का खतरा लाहक हो। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ युआन के अंदर इतना तवातर के साथ डील नहीं कर पाएगा। ऑल्दो चाइनीज़ की तरफ से ऑफ़र ज़रूर है और ये बहुत ही खुश-आइंद है कि चाइना हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो उसने हमें ये ऑफ़र की है और पाकिस्तान को इस ऑफ़र के ऊपर मैं कहता हूँ कि उसको टेक अप भी करना चाहिए। लेकिन अगेन बात हमारी अपनी कैपेसिटी की है और हमारी अपनी एग्ज़ीक्यूशन की है कि हम उसको कितने हद तक प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। दूसरा, आपने जो कहा कि क्या हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में रशिया हमारी कोई मदद कर रहा है या पाकिस्तान ने उनके साथ कोई बातचीत की है?
डेफिनेटली पाकिस्तान ने रशिया के साथ इस हवाले से बिल्कुल बातचीत की है और रेगुलर बेसिस के ऊपर ये बातचीत उनके साथ चलती रहती है। हमारी जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं और जो उनकी एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है उसके माबैन मुख्तलिफ कंसल्टेशंस इस हवाले से हो चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि रशियन जो रोजनेफ्ट है वो भी वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस का शिकार है और उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो भी सैंक्शंस के अंडर आती हैं। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस रशिया के साथ किसी इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर शमूलियत इख्तियार करती हैं तो पाकिस्तानी कंपनीज और हुकूमत पाकिस्तान सेकेंडरी सैंक्शंस का भी शिकार हो सकती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो कोलैबोरेशन है वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान ने अपनी जो पेट्रोलियम या रिफाइनरी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से जो बातचीत है वो अरब या गल्फ कंट्रीज के साथ जरूर चल रही है, जिसके अंदर आपको इल्म होगा कि अरामको ने भी अभी रिसेंटली इस ख्याल का इजहार किया कि वो सदर्न पाकिस्तान के अंदर एक मेगा डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगाने की ख्वाहा है। वो अभी बातचीत उनके साथ चल रही है। उसके अलावा जो एडनॉक जो अमाराती एक ऑयल कंपनी है उसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एग्जिस्टिंग ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की भी उसने ख्वाहिश का इजहार किया है। और इस तरह के मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन और अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज की जो बातचीत है वो भी उन गल्फ कंट्रीज के साथ अभी चल रही है, लेकिन सिर्फ वक्त ही बताएगा कि वो बातचीत जो है वो कब और कितनी जल्दी वो कामयाब होती है। बिकॉज ये जो अपग्रेडेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात है ये हाईली जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव किस्म की इंडस्ट्री है और जब तक और पाकिस्तान की वो माली हालत नहीं है कि वो इंडिजिनियसली इस चीज को सपोर्ट कर पाए, इसीलिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट दरकार है, जो कि उम्मीद है कि हमें अपने हमारे पार्टनर कंट्री से इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है वो हमें मुयसर हो जाएगी इंशाल्लाह। तैमूर खान साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने हमें अंडरस्टैंडिंग दी ऑन दिस पाकिस्तान रशिया और इस खित्ते के हवाले से कि पाकिस्तान क्यों तेल नहीं खरीद पा रहा, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या होने जा रहा है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।